Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you are doing well. In the previous class, हम लोगों ने section 128 and 129 अभी just start ही किया था about the financial statements को लेकर. Clear? कुछ वेरियस प्रोविजंस रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने रीड आउट की. क्लियर कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सर कंपनीज एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो नॉर्मल सी बात है कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 आपके ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा. एंड आपको अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग टू ही क्या करनी होंगी, प्रिपेयर करनी होंगी. दैट मींस आपका जो एसपीएल है, आपकी जो बैलेंस शीट है, उसका फॉर्मेट हमने ऑलरेडी शेड्यूल 3 के अंदर क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है. वही फॉर्मेट के साथ आप अपनी एफएस बनाएंगे. हाउएवर अगर आप बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है या सच अदर क्लास ऑफ कंपनी जिसके ऊपर पर्टिकुलर एक्ट क्या है एप्लीकेबल है, पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या है एप्लीकेबल है, देन सर कंपनीज एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. देन आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने उस रेलेवेंट एक्ट के अकॉर्डिंग टू बनानी होंगी. हाँ, बट अगर ऐसा कुछ उसमें नहीं लिखा हुआ देन कंपनीज एक्ट आपके ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा. क्लियर? एंड आई थिंक सो हम लोगों ने आज विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करना है, जस्ट अ मिनट, आई थिंक सो सीएफएस के रिगार्डिंग था, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड सर यहाँ पे आपने जो एक मेन चीज हमें डिक्लेयर की थी, लेइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्लियर कि बेसिकली सर ये जितनी भी आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी, क्लियर, हाँ इसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हो. और अगर आप होल्डिंग, सब्सी, एसोसिएट के केस में हो तो इन दैट केस आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं. एंड दोनों की दोनों, आप चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहें या वर्ड सीएफएस कहें, दोनों सर आपको एजीएम में प्लेस करनी होगी. एंड मेंबर्स की उसके ऊपर क्या लेनी होगी, अप्रूवल लेनी होगी. एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड एक एक्स्ट्रा वर्ड आपको बता रहा हूं, यहीं पे बता रहा हूं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एजीएम में प्लेस करना एंड उसके ऊपर मेंबर्स की अप्रूवल लेना, जिसको हम वर्ड बोलते हैं अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द मेंबर्स, कि मेंबर्स उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे. सर इट इज ऑर्डिनरी बिजनेस. एंड एजीएम का सबसे पहला काम या ऑर्डिनरी काम में मैंने आपको अगर याद हो 4 एक्टिविटीज बताई थी. एजीएम के अंदर 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं. सबसे पहला अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नंबर 2 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, नंबर 3 ऑडिटर की अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट, नंबर 4 डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट. अगर एजीएम करवाई जा रही है ना, एनुअली जनरल मीटिंग बुलाई जा रही है, तो ये 4 काम तो होंगे ही होंगे. और इसीलिए यहाँ पे ऊपर प्रोविजन लिखी गई क्या, लेइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि सर एजीएम में इसको प्लेस करो एंड मेंबर्स की इनके ऊपर क्या लो, अप्रूवल. क्लियर? चलिए नेक्स्ट ऑन वन बाय वन अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं. हाँ जी अरेंजर स्टार्ट करो. Consolidated financial statements. Yes. Where a company has one or more subsidiaries or associate companies, it shall also prepare CFS of the company and of all the subsidiaries and associates. सर सिंपल सी बात, देखिए आप हैं होल्डिंग कंपनी और यू कैन से पेरेंट कंपनी. क्लियर? एंड आपके जितने भी ये बच्चे हैं ना, जितने भी आपकी ये सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट हैं, अब इनको इंक्लूड कर, क्योंकि सर आपका पैसा उनमें लगा हुआ, हमने उन सब्सिडरी कंपनीज में, अपनी सब्सिडरी कंपनीज में या अपनी एसोसिएट कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है. एंड वो इन्वेस्टमेंट जो हमने पैसा लगाया, हमारी कंपनी ने पैसा लगाया, कंपनी का पैसा थोड़ी है, वो भी तो आगे मेरे मेंबर्स का पैसा है. तो मेरे मेंबर्स एटलीस्ट ये जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी ने नेक्स्ट आगे किन किन कंपनीज में पैसा लगा रखा है एंड उनकी पोजीशन कैसी है, क्या वो सेफ हैं, क्या वहां से प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं या नहीं. तो आई थिंक सो एज अ होल्डिंग कंपनी मुझे एक कंसोलिडेटेड बेसिस पे क्या बनानी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी चाहिए, जिसमें मेरी प्लस मेरी सब्सिडरी प्लस मेरी एसोसिएट जितनी भी है ना, अल्टीमेट आई एम द पेरेंट कंपनी, आई एम द
पेरेंट कंपनी मैं सबको इंक्लूड करके क्या बनाऊंगा, एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर? आगे yes the provisions related to the preparation, adoption and audit of the financial statements of a holding company shall apply। एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, mutatis mutandis, इसको वर्ड बोलते हैं as it is। क्लियर सर? वैसे देखो सिंपल सी बात, तुम वर्ड बोल तो एफएस ही रहे हो, सिर्फ एक सी वर्ड आगे लगा दिया, कंसोलिडेटेड वर्ड लगा दिया, है तो ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, तो क्या इनके लिए कोई प्रोविजन अलग से होंगी क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनके केस में अलग वे से बनेगी, इनका ऑडिट कोई अलग वे से होगा? नहीं नहीं सर, एज इट इज जो नॉर्मल प्रोविजंस आप पढ़ रहे हो ना, सारी की सारी प्रोविजंस, इसका वर्ड है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, दैट मींस एज इट इज विद नेसेसरी मॉडिफिकेशंस, कि अगर माड़ा मोटा कोई चेंज करना पड़ा सिर्फ वो चेंजेस हम यहां पे करेंगे, अदरवाइज ये मान लीजिए जो प्रोविजन एफएस के ऊपर लगती हैं वही सेम प्रोविजन आपके ऊपर क्या होंगी, एप्लीकेबल। तो इसके लिए लॉ का एक वर्ड है, लॉ का एक मैक्सिमम यूज होता है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, कि वैसे सर सेम, वैसे सेम बट विद नेसेसरी अमेंडमेंट्स, विद नेसेसरी मॉडिफिकेशंस, जो माड़ा मोटा चेंज करना पड़ेगा वो आप कर सकते हो। बाकी एज इट इज जो प्रोविजन एफएस के ऊपर एप्लीकेबल है वही सीएफएस के ऊपर भी क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी। नेक्स्ट इज द सीएफएस shall be prepared in the same form and manner as that of its। वही बात सर, आप इसको ना कोई अलग वेटेज ना प्रोवाइड करें, ना इतना इसको कॉम्प्लेक्सिटी में लेके जाओ कि ये सर सीएफएस है तो इनके केस में कुछ अलग होगा, कुछ नहीं। जैसे नॉर्मल आप अपनी कंपनी की एसपीएल बैलेंस शीट बनाते हैं ना, वैसे ही ये बनेंगी। हाँ बस ये फर्क है, इसमें सबको इंक्लूड करके बनाना है, मेरी पोजीशन प्लस मेरी सब्सिडरीज की प्लस मेरी एसोसिएट की, सबको क्लब करके बनाए। अब जब रेवेन्यू शो करूंगा ना, रेवेन्यू सिर्फ मेरा नहीं, प्लस मेरी आगे जो सब्सिडरीज हैं प्लस आगे जो मेरी एसोसिएट हैं, सबको क्लब करके एक टोटल पोजीशन दिखाना, एक टोटलिटी बेसिस पे बैलेंस शीट बनाना, दैट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इतना सर माइंड पे लेने की जरूरत नहीं है कि ये सीएफएस है तो इनके केस में कोई अलग प्रोविजन होंगी या इनका कोई अलग वे होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट इज द सीएफएस शैल बी प्रिपेयर्ड, वही बात, इन अकॉर्डेंस विद क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेबल एएस। वो तो एफएस में भी था कि जो आपके ऊपर एएस एप्लीकेबल है वही नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133। क्लियर? तो ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सेम आपके ऊपर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज the CFS shall also be laid before the AGM of the company along with its own FS। वो तो ऊपर अपना फोर्थ पॉइंट आ चुका था, लेइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपने CFS को भी क्या किया था, इंक्लूड किया था। तो ये तो सर वही ना, रेपिटेशन पॉइंट्स आ रहे हैं बार बार। नेक्स्ट इज CG may provide for the consolidation of accounts of companies in such manner as may be prescribed। एक चीज देख, यहाँ पे सिर्फ एफएस को कंसोलिडेट करवाया था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तो नहीं करवाया था। अगर सीजी चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, तो वो बाय ऑर्डर आपको क्या कर सकती है, बोल सकती है कि अकाउंट्स भी आप क्या करें, मर्ज करें, अकाउंट्स भी कंसोलिडेटेड बेसिस पे बनाए जाए। तो वो सर जब बताया जाएगा, जब कहा जाएगा, देन आपको फॉलो करना है, नहीं अदरवाइज हमें ये फॉलो करने की जरूरत नहीं। और ये भी वही बात सर, लॉ लिख रहा है ना, लॉ ने तो अपनी ओर से टू द मैक्स लिखना, टू द मैक्सिमम प्रोविजन डाल के चलनी है कि कल को अगर अकाउंट्स भी मर्ज करवाने पड़े प्रोविजन डाल दे। हाँ बट ये वर्ड देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मे प्रोवाइड, शेल तो नहीं कहा ना, मे प्रोवाइड। सीजी चाहे तो कर सकती है, मतलब पावर तो ले ली सीजी ने, लॉ में अपने आप को ऑथराइज तो कर लिया कि कल को अगर ऐसा काम करना भी पड़े हमें पूछना ना पड़े, हम सीधा ऑर्डर प्लेस करें कि आपकी कंपनी को कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स भी करने हैं। ठीक है सर? Yes, next is Rule 6. पढ़िए। Rule 6 of the Companies Rules 2014 laid down the following provision. Number 1, the consolidation of FS of the company shall be made in accordance with the provisions of, क्या लिखा हुआ है, Schedule 3 of the Act and applicable AS। Same FS का ही point। Clear? ये भी तो सर FS ही है, just consolidate हो रही है, इतना सा फर्क। Clear? Number 2, if a company is not required to prepare CFS under the AS, it shall be sufficient if the company complies with the provisions contained in Schedule 3 of the Act। बिल्कुल सर। अब किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर, अब जैसे ये होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, इनके ऊपर ना
इनके ऊपर पर्टिकुलर एएस क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, जैसे AS 21, AS 23, AS 27, ये एप्लीकेबल हैं जिनके अकॉर्डिंग टू ये कंसोलिडेशन होती है ना, जो ये सब्सिडरीज, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर को ये रूल्स बताते हैं कि कैसे मर्ज किया जाएगा, कैसे कंसोलिडेट किया जाएगा। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल। अब एएस के अंडर लिखा हुआ है कि आपकी कंपनी को सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, क्लियरली। एएस के अंदर जब भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना, जब आपको स्टार्ट करवाऊंगा, सबसे पहला क्या आता है, स्कोप। स्कोप मतलब ये एएस किसको एप्लीकेबल होगा, किसको एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जब आपकी कंपनी को एएस के अंदर एग्जम्प्ट कर दिया गया कि यू डोंट हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन सर शेड्यूल 3 का जस्ट कंप्लायंस ही कर दो, फॉर्मेट वो रख दो, एज इट इज अपनी बैलेंस शीट बना दो, हमारे लिए ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोई गलत काम नहीं करा। कल को आप कहें सर क्या आपने लॉ का कोई नॉन कंप्लायंस करा, नहीं सर। आपने सीएफएस क्यों नहीं बनाई, क्योंकि सर एएस में लिखा हुआ था कि हमारी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, तो हमने नहीं बनाई। क्लियर। तो हमने सर जितना फॉर्मेलिटी होनी थी, शेड्यूल 3 कहा था, हमने बना के दे दी। क्लियर। नेक्स्ट इज preparation of CFS. CFS shall not be required for a company if it satisfies all the following लो, conditions. ये मेन पॉइंट है जी, ये टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर अब ये बताओ, होली सोली सीएफएस का जो क्लॉज है, जो ये बार बार आप कंसोलिडेटेड करने को बोल रहे हो, ये किन कंपनीज को बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। क्योंकि सर ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। सिंपल एफएस बनाना इतने में ही बस हो जाती है, इतने कंप्लायंसेस करवाने सिंपल एफएस लेवल पे, और तुम तो कंसोलिडेटेड की बात कर रहे हो। दैट मींस अपनी सब्सिडरी, अच्छा सब्सिडरीज होंगी तो और ज्यादा टास्क हो सकता है कि तुम्हारी 2, 3, 4 नेक्स्ट की जितनी भी हो सकती हैं। क्लियर। और अगर एसोसिएट अलग से हैं, सर ये मानिए कि वो बैलेंस शीट बनेगी कैसे, कंप्लीट कैसे होगी, सबको मर्ज करके आपने क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। और इनके मेथड्स, इनके वेज अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए, वो भी तो साथ में देखना है। तो सर ये अपने में बहुत बड़ा टास्क है जब सीएफएस बनाने की बारी आती है। सिंपल एफएस तो बन जाती है, वो तो नॉर्मली आपने ट्रायल से वर्ड उठाने हैं, एडजस्टमेंट्स वगैरह करनी है, एंड आफ्टर दैट आप अपनी बैलेंस शीट मैच कर देंगे। क्लियर। यस प्लीज पढ़िए। नाउ क्या लिखा हुआ वर्ड, शेल नॉट बी रिक्वायर्ड। क्या वर्ड लिखा हुआ है, शेल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर अ कंपनी, अंडरलाइन द वर्ड इफ सेटिस्फाइज। क्या लिखा हुआ था, all the following conditions, सारी कंडीशन सर, सारी। अगर आप कह रहे हो जी इनमें से मैंने 2 कंडीशन पूरी करी, नहीं नहीं नहीं, बनानी पड़ेगी। मैंने वर्ड क्या कहा था, अगर सारी, सारी में कौन आती है, 3 की 3 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होंगी, देन सीएफएस की प्रेपरेशन आपको नहीं, देन आप एग्जाम, आपकी कंपनी के ऊपर ये सीएफएस का पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सी, नंबर 1 इज द कंपनी इज, क्या लिखा हुआ है, होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड का मतलब क्या होता है, 100%। होली ओन्ड का मतलब क्या होता है, 100%, सारी की सारी कैपिटल। क्लियर। जैसे मैं वर्ड बोल रहा हूं सर, ये मेरी एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के 100% शेयर, सारी की सारी कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, मेरे पास। तो ये जो आपकी वाई लिमिटेड है, ये एक्स लिमिटेड की क्या बनी, होली ओन्ड सब्सिडरी। वैसे तो सर पार्शियली होती है, जब आपने कहा था ना मोर देन 50 होना। अब जैसे इसमें आप वर्ड इसको बोलो 60% है, एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के कितने हैं, 60% है, तो इसको वर्ड क्या बोलोगे, पार्शियली ओन्ड। क्लियर। बट जब इसने वर्ड क्या बोला, 100%, सारे ही शेयर्स आपके पास पड़े हैं, सर पहली कंडीशन, अगर वो आपकी सब्सिडरी जिसकी भी तुम बात कर रहे हो, मर्ज करने की बात कर रहे हो, अगर वो आपकी होली ऑन सब्सिडरी है, कंप्लीट आपकी होल्डिंग है, आगे पढ़िए, और इज क्या लिखा हुआ है, पार्शली ओन्ड। पार्शली ओन्ड मतलब जैसे वो 60%, 55, 70%, सब्सिडरी के लिए कंडीशन क्या थी, मोर देन हाफ। क्लियर। आगे, सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, यस, and its other members having been intimated in writing for which the proof of delivery of such intimation is available with the company do not object to the company not preparing the CF. सर आपकी वो जो पार्शियल ऑन सब्सिडरी है ना, या आपकी होली ऑन, क्लियर, जो भी आपकी सब्सिडरी है नेक्स्ट ऑन, उनके मेंबर्स ने खुद इंटीमेट किया
किस बात के लिए इंटीमेट किया? इन राइटिंग, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? इन राइटिंग, क्या? एंड विच फॉर विच द प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ सच इंटीमेशन इज अवेलेबल। और मेरे पास प्रूफ भी है कि इन्होंने मुझे राइटिंग में खुद लिख कर दिया, क्या? डू नॉट, क्या लिखा हुआ है? डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द कंपनी नॉट प्रिपेयरिंग द CFS। इन्होंने खुद कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी अगर आप CFS नहीं बनाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? देन सर आपके ऑल इट्स अदर मेंबर्स जितने भी हैं, क्लियर? अब देख सिंपल सी बात, मेरे पास अगर तो जी 100%, सिंपल सी बात, एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड में कितना है? 100% है, उनके कौन से अदर मेंबर होंगे? सारा तो मेरे पास है। अगर डायरेक्टर्स ने नहीं बनानी, क्या चीज? अगर डायरेक्टर्स या बोर्ड ने बोला नहीं बनानी इसकी ना, बोर्ड का नहीं है ये, मेंबर्स की बात चल रही है, मेंबर्स की, नॉट बोर्ड। बोर्ड तो अलग चीज हुई, डायरेक्टर्स तो अलग हुए। अगर होली ओन्ड है, मेरा आपके ऊपर 100% कंट्रोल है, आपके जितने शेयर्स है सारे मेरे पास हैं, तो अदर मेंबर्स कहां से आएंगे? दूसरी बात, अगर पार्शियली ओन्ड है, क्योंकि आपने क्या कहा, आपके पास पता है कितने सर? 60% है, तो 40% किसी और के पास है ना। उन मेंबर्स ने, उन अदर मेंबर्स ने मुझे राइटिंग में क्या किया? इंटीमेट किया कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर हम CFS प्रिपेयर नहीं करते। तो ठीक है सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट करने वाले, कल को दिक्कत करने वाले कौन होंगे? वही होंगे। 60 तो मेरे पास ही है, 60 तो मेरे पास ही है। बाकी मेंबर्स कितने थे? 40%। भाई साहब उन्होंने खुद लिख कर दिया इन राइटिंग, और प्रूफ ऑफ डिलीवरी मेरे पास पड़ा है, क्लियर? कि उनको इस बात की कोई दिक्कत नहीं है अगर हम CFS प्रिपेयर नहीं करते। ओके। दूसरा, इट इज अ कंपनी, और ये सर ऐसी कंपनी है, ऐसी कंपनी है, इट इज अ कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर, क्या लिखा हुआ है? नॉट लिस्टेड। तो सर ठीक है ना, लिस्टेड थोड़ी है। लिस्टेड के केस में थोड़े ज्यादा आप स्ट्रिक्ट होके चलते हैं, क्योंकि उसमें पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड होती है। नॉर्मल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, नहीं भी बनाएगी तो कौन सा बड़ा कोई चक्कर पड़ जाएगा। एंड सेबी के कंप्लायंस वैसे नहीं लगने, क्योंकि ये कौन सा लिस्टेड कंपनी है? नॉर्मल कंपनी है। तो अगर रिलैक्सेशन दे भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, कोई दिक्कत नहीं है। CFS नहीं बनाई ना, कोई चक्कर नहीं। हाँ, बट अगर तुम यहाँ पे वो जो तुम्हारी नेक्स्ट आगे सब्सिडरी है, जिसकी तुम नेक्स्ट आगे बात कर रहे हो, अगर वो लिस्टेड कंपनी है ना, तो ये पॉइंट यहीं खत्म है सर। CFS तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि मेरी कंडीशंस में क्या लिखा हुआ था? इट इज अ कंपनी, क्लियर, विच हु सिक्योरिटीज आर, जिसकी सिक्योरिटीज क्या है? नॉट लिस्टेड, क्लियर? कहां पे? एंड आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मतलब ना तो ये लिस्टेड हैं और ना ये किसी प्रोसेस में है, मतलब प्योरली, साइड पे लिख, अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। सेकेंड कंडीशन, क्लियर? सब्सिडरी, क्लियर? एंड इट्स अल्टीमेट, आगे बढ़िए जी। Its ultimate or any intermediate holding company files CFS with the registrar which are in compliance with the applicable AS. और सर एक बात बताओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट सुनना, ये आपकी एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के कितने परसेंट है जी? 60%। यहाँ पे आपका बेसिक नॉलेज भी चेक होगा, क्लियर? यहाँ पे मान लीजिए एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के कितने हैं? 60%। एंड वाई लिमिटेड के पास नेक्स्ट आगे जेड लिमिटेड के कितने हैं? 70%। मेरे पास आपकी कंपनी के 60। क्या हम होल्डिंग सबसी हुए? यस, पहली बात। आपके पास नेक्स्ट जेड लिमिटेड के 70%। आप भी होल्डिंग सबसी हुए। क्या मैं और वो नेक्स्ट, क्या हम होल्डिंग सबसी हुए? यस, बिकॉज हमने क्या पढ़ा था कि सर थ्रू इट्स सब्सिडरीज आपका भी रिलेशन आगे नेक्स्ट वन मूव करेगा। अब एक चीज बताओ, है तो एक्स लिमिटेड, मेन होल्डिंग में तो मैं हूं, पेरेंट कंपनी सबसे हेड तो मैं बैठा हूं, क्लियर? बट आगे जो मेरी सब्सिडरी है ना, उसकी भी आगे एक सब्सिडरी है, ठीक है ना? वही बात है ना, ग्रैंडफादर, फादर एंड नेक्स्ट आगे सन। अब फादर तो सेंटर वाला भी है। अब वो कहे जी क्या मुझे भी CFS बनाने की जरूरत है? नहीं नहीं सर, मेरी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी जो सबसे हेड वाली कंपनी है ना, अगर वो CFS बना रही है तो हम सारे उसके अंदर इंक्लूड हो तो जाएंगे।
हम सारे के सारे जब एक्स लिमिटेड आपकी क्या बना रही है, सीएफएस बना रही है, तो उसके अंदर वाई लिमिटेड भी आएगी, उसके अंदर जेड लिमिटेड भी आएगी, और उसके आगे भी जो होंगी वो भी कवर अप हो जाएंगी। तो क्या वाई लिमिटेड को अलग से सीएफएस बनाने की जरूरत है? नहीं सर। दोबारा पढ़ो पॉइंट। इट्स अल्टीमेट और any other intermediate holding company फाइल्स, अगर वो सर सीएफएस फाइल कर रहे हैं विद द रजिस्ट्रार, देन आपको करने की क्या जरूरत है? क्यों आप अपने कंप्लायंसेस बढ़ा रहे हो? जब तुम सब ऑलरेडी कवर अप हो रहे हो, देन सर आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब तुम्हारी नेक्स्ट पेरेंट कंपनी, तेरी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी फाइल कर तो रही है, तो तुझे अपने लेवल पे सीएफएस बनाने की क्या जरूरत है, जब मैं तो खुद किसी में मर जाऊंगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे पढ़िए। a company which does not have any subsidiary but has not अब 3 कंडीशन पहले क्लियर है, हमने आपको रिलैक्सेशन दी। यस प्लीज। जो ए पार्ट है इसमें बेसिकली एक है कि अगर जैसे सब्सिडरी बना होल्डिंग कंपनी बना रही है तो सब्सिडरी को बनाने की जरूरत नहीं है। ए पार्ट में भी यही कह रहे हैं ना? नहीं, ए पार्ट में तो क्या था, आपके मेंबर्स ने, क्योंकि पार्शली ओन्ड के केस में क्या था, आपके पास सारी शेयर कैपिटल थी, आपके पास लिमिटेड कंट्रोल, लिमिटेड इन द सेंस मतलब मेजॉरिटी कंट्रोल मेरे पास है, बट बाकी तो है ना। अब कल को अगर वो ऑब्जेक्शन क्रिएट करें तो ये तो अलग केस आया, ये तो अलग केस आया, थर्ड वाली कंडीशन। सर होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स तो मांगेंगे ना? कौन सी कंपनी के? होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स तो कहेंगे ना कि हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। नहीं, उनको तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं ना। अच्छा, उनको तो कर ही रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो मेरी नेक्स्ट आगे जो उनके मेंबर्स हैं, उनको इस बात की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप प्रिपेयर करो या ना करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? और अगर जो जितने इन बिटवीन वाले हैं, जो आपकी सब्सिडरीज की आगे सब्सिडरीज थी, जैसे अपन ने एग्जांपल लास्ट वाला डिस्कस करी कि एक्स ने वाई में होल्ड करता है एंड वाई आगे जेड में होल्ड करता है, तो क्या वाई को भी बनाने की जरूरत है? नहीं सर। जब आपकी अल्टीमेट पेरेंट कंपनी एक्स बना रही है, देन अगेन अगेन वो चीज आपको बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यस प्लीज। अ कंपनी, हाँ जी। तो सर पॉइंट ए और पॉइंट बी में तो कहा जा रहा है कि एक्स लिमिटेड को बनाने की जरूरत है नहीं, और सी में प्रूव कर रहे हैं कि जो कोई सब सब्सिडरी होए एक्स लिमिटेड को बनानी पड़ेगी। तो फिर ओवरऑल तो एक्स लिमिटेड को बनानी ही पड़ेगी। एक्स लिमिटेड को बनानी ही पड़ेगी। ये मेन पॉइंट क्या है, जो सीएफएस का क्लॉज है वो तो नेक्स्ट आगे सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब जैसे आप सब्सिडरीज की सब्सिडरी की बात कर रहे हो, वाई की जेड में होल्डिंग थी या वाई की आगे नेक्स्ट आगे एसोसिएट थी, तो कहते हैं आपको क्या सीएफएस सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा? नहीं सर। अल्टीमेट पेरेंट जो कंपनी होगी आपके ऊपर ही जस्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। क्लियर? जो मेन आपकी पेरेंट है उसको तो सीएफएस बनानी पड़ेगी ही पड़ेगी, सब्सिडरीज को नहीं बनानी। अगर आपकी अल्टीमेट पेरेंट्स बना रही हैं, और वैसे भी तुम लिस्टेड में तो हो ही नहीं। क्लियर? तो इतना भी कोई नॉन कंप्लायंस का पार्ट नहीं जा रहा कि आप सर लोगों को मिसलीड कर रहे हो। नहीं सर, हमारा अल्टीमेट पेरेंट तो दे ही रहे। बट अगर वो सच कंपनीज आपकी लिस्टेड है ना, तो ये क्लॉज ही खत्म, आपको तो बनाना ही बनाना। ये पॉइंट। यस। अ कंपनी which does not have any subsidiary but has one or more associate companies or joint ventures or both, बिल्कुल, is not required to prepare CFS in respect of associate companies or joint ventures or both. however this relaxation shall be available only for, ये कौन से ईयर के लिए थी? फाइनेंशियल ईयर 14-15। ये तो सर कब की खत्म हो चुकी। ये एक पॉइंट क्या कह रहा है, अब मान लीजिए आपकी कोई सब्सिडरी तो है नहीं, सिर्फ आपकी एसोसिएट हैं या ज्वाइंट वेंचर्स। क्लियर? अब एसोसिएट के केस में आपने क्या पढ़ा था कि आपके पास अगर एटलीस्ट 20%, या एक सिंपल वर्ड कहा था कि अगर आपका उस दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, देन यू विल बी ट्रीटेड एज एसोसिएटेड कंपनी। और वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपके पास कैसे आता है? जैसे एटलीस्ट 20% होना, क्लियर, या एग्रीमेंट विद शेयर होल्डर्स होना, या एज पर लॉ आपके पास क्या आ रहा है जी, एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ रहा है उस दूसरी कंपनी में, then you will be treated as associated. But sir, आप सब्सिडरी नहीं हो। सब्सिडरी की कंडीशंस अलग थी। सब्सिडरी में आपने क्या पढ़ा था? मोर देन हाफ या कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो तो है नहीं। अब आपकी ऐसे एसोसिएट हैं या ऐसे ज्वाइंट वेंचर्स हैं, तो इन दैट केस क्या आपको सीएफएस बनाने की जरूरत है? कहते सर नहीं। ये भी रिलैक्सेशन पर्टिकुलरली फाइनेंशियल ईयर 14-15 में आपको दी गई थी, बट अगर आज की डेट की बात करें तो आपको सर बनानी, क्योंकि क्लियरली इन्होंने क्या लिखा, however this relaxation shall be available only for, कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर 14-15। और जब ये
कंपनीज एक्ट आया था, 2013 था ना, क्लियर। और एप्लीकेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, 14-15। एंड जब एनफोर्स किया गया तो 1 साल के लिए रिलैक्सेशन दी गई थी, बट आज की डेट में आपको कंप्लीट सारे कंप्लायंसेस करनी होंगी। नेक्स्ट इज अ कंपनी which does not have any subsidiary in India but has one or more subsidiaries incorporated outside India yes is not required to prepare CFS in respect of subsidiaries incorporated outside India. ये भी सर, मतलब अगर आपकी कोई सब्सिडरीज कहाँ पे है सर, इंडिया में नहीं है, आपने कोई फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो आपकी सब्सिडरी कंपनी है, आउटसाइड इंडिया है, तो अगेन 1 साल के लिए आपको रिलैक्सेशन दी गई थी, क्लियर। फाइनेंशियल ईयर 14-15 के अंदर आपको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं थी, बट अगर आज की डेट की बात करें तो सर इनकी तो रेलेवेंस ही क्या हो चुकी, खत्म हो चुकी। बट समटाइम्स, बहुत रेयर चांस होता है, कभी कोई क्वेश्चन ऐसा डाल दिया गया जिसमें फाइनेंशियल ईयर 14-15 यूज किए गए। वैसे तो सर जितने भी एग्जाम्स आते हैं ना वो करंट डेट्स में से ही आते हैं, क्लियर। बट वही बात है, एग्जामिनर ने अगर वो चीज चेकआउट करनी है आपकी तो एक ही क्वेश्चन मान लो ऐसा डालेगा जिसमें ईयर कौन से यूज होंगे, 14-15। तो आपको याद रखना है 14-15 ईयर में सीएफएस के लिए एग्जम्प्ट किया गया था अगर आपकी सब्सिडरीज आउटसाइड इंडिया है, अगर आपकी कोई सब्सिडरी नहीं है, सिर्फ एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर है, देन 1 साल के लिए आपको रिलैक्सेशन दी गई थी। बट इन टुडेज, आज के टाइम में अगर बात करें सर, इस क्लॉज का हमारे लिए कोई भी रेलेवेंस नहीं, क्लियर। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरीज। यस प्लीज। The company shall also attach along with its FS separate statement containing the salient features of FS of the subsidiaries and associate companies in such form as may be prescribed, and जो कि फॉर्म नंबर कितना होता है, AOC 1। ये प्रैक्टिकली बनते हैं, ये प्रैक्टिकली बनते हैं जब आपकी एसोसिएट या जो आपकी सब्सिडरी कंपनीज, ज्वाइंट वेंचर नहीं है, एसोसिएट या सब्सिडरीज, ये जो 2 कंपनीज होती हैं, अगर आपका है, अगर मेरा दूसरी कंपनी के साथ कोई ऐसा रिलेशन है कि वो मेरी सब्सिडरी है या मेरी वो एसोसिएट है, तो जब मैं अपनी कंपनी की एफएस भेजूंगा ना, मैं जब अपनी मेन कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा ना, साथ में एक स्टेटमेंट अलग से बनेगी जो फॉर्म नंबर AOC 1 के अंदर होती है, जिसमें ना सेलिएंट फीचर्स, नॉट कंप्लीट एफएस, मेन फीचर्स ऑफ दैट सब्सिडरी कंपनी, ऑफ दैट एसोसिएट कंपनी, मैं बीच में उसमें एक स्टेटमेंट ये भी दूंगा। कंप्लीट नहीं कह रहा, बट एक सेलिएंट फीचर्स की स्टेटमेंट AOC 1 के अंदर आपको अपनी एफएस के साथ क्या करनी होगी, अटैच करनी होगी। इसमें ना मोटा मोटा, जैसे मान लो उस कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, उस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं, कंपनी की एसेट्स कितनी है, उसमें से टेंजिबल इंटेंजिबल, कंपनी का बोरिंग स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी के डिपॉजिट्स कितने हैं, जस्ट एक मोटी मोटी इंफॉर्मेशन सी देना अबाउट दैट कंपनी। That is called as salient features of subsidiary or your associate company, और ये practically बनते हैं। Next is exemption. CG may by notification exempt any class or classes of companies from complying with any of the requirements of the section or the rules made thereunder. वो सर CG तो माई बाप है, जो मर्जी करे, क्लियर। कल को किसी को भी, किसी क्लास ऑफ कंपनीज को भी वो क्या कर सकती है, एग्जम्प्ट कर सकती है। बट एक बार तो कवर हमने सबको करा, हाँ, जिसको रिलैक्सेशन देनी थी वो रिलैक्सेशन हमने वो 3 कंडीशंस के बेसिस पे हमने प्रोवाइड कर दी थी, क्लियर। सीजी में ग्रांट सच एग्जम्पशन ऑन इट्स ओन, या तो खुद ही दे सकती है या ऑन एन एप्लीकेशन बाय क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज। अगर आप भी लेना चाहते हो एग्जम्पशन एज अ कंपनी, अगर आप चाहते हो कि मैं इस क्लॉज में फॉल ना करूं, आप सीजी को अप्लाई करें, रीजन जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करें, एंड अगर सीजी सेटिस्फाइड होगा कि आपका रीजन जेन्युइन है कि आपको सीएफएस नहीं बनानी चाहिए, ठीक है सर, वो अपनी एग्जम्पशन आपको ग्रांट कर देंगे। तो वो खुद भी कर सकते हैं या आप भी अप्लाई कर सकते हो, एक ही बात है। नेक्स्ट इज सीजी में ग्रांट सच एग्जम्पशन इफ इट कंसीडर्स नेसेसरी टू ग्रांट सच एग्जम्पशन इन द, क्या वर्ड लिखा हुआ है लास्ट देख, पब्लिक इंटरेस्ट। मैंने सीएफएस बनवाई भी किस लिए थी, पब्लिक इंटरेस्ट में तो बनवाई थी। तो अगर वही है ना, जनहित में लगेगा, पब्लिक इंटरेस्ट में लगेगा कि हाँ सर ये फेवर में है कि हमें ऐसा नहीं करवाना चाहिए, सीएफएस नहीं बनवानी चाहिए, ठीक है, आपको एग्जम्पशन दे देंगे। नहीं, सेक्शन तो वैसे ही बिना कहे आपके ऊपर एप्लीकेबल है, 129 का कंप्लायंस तो वैसे भी करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप चाहते हो कि हमें किसी बात की कोई एग्जम्पशन मिले तो आप सर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज, आगे बढ़िए। सच एग्जम्पशन मे बी ग्रांटेड
इधर क्या वर्ड लिखा हुआ है, अनकंडीशनली, अनकंडीशनली मतलब विदाउट एनी कंडीशन, क्लियर, और सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। हो सकता है कोई कंडीशंस आपको दे कि हाँ एग्जाम्पशन हम आपको दे तो देते हैं, बट कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करनी होंगी, देन आपको मस्ट फॉलो करनी पड़ेंगी, क्लियर। नोट्स, यस प्लीज, फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 129, Any reference to the financial statements shall include any notes annexed to the such financial Sir, statements. नोट्स के बिना तो आपकी एफएस कुछ भी नहीं। जब तक ये नोट्स जो अनेक्स्ड विद होते हैं या अटैच्ड विद होते हैं, इनके बिना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना बहुत ही मुश्किल है, क्लियर। क्योंकि फ्रंट पेज पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, साइड पे एक नोट नंबर लिखा जाता है, क्लियर, कि द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन द सेड नोट्स। तो अगर आप वहां पे चेकआउट करना चाहते हैं कि शेयर कैपिटल के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर वो अमाउंट कैसे बनी, फ्रंट पेज पे तो नहीं दिखेगी, कम से कम नोट्स टू अकाउंट्स में आपको जाना पड़ेगा, नोट नंबर 2 में जाएं, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाए। नेक्स्ट इज पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल, जैसे कल भी हमने पढ़े थे। कल नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था? नंबर 1 इज एमडी, नंबर 2 इज WTD इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, क्लियर, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, and any other person who is authorized by the board, clear, for this duty। यहां पे पढ़ लीजिए। नंबर 1 सबसे पहले कौन है? वही MD, नंबर 2 WTD, नंबर 3 CFO, नंबर 4 any other person of a company charged by the board with such duty। एक एक्स्ट्रा क्या? all the, वर्ड क्या लिखा हुआ है? directors in the absence of any of the officers above mentioned। अब हो सकता है शायद में भी कोई पर्टिकुलर पर्सन ना हो। अब जैसे एमडीज हैं सर, एमडीज जरूरी थोड़ा कि इंडिया में ही होंगे, क्लियर, हो सकता है जी उस दौरान, उस फाइनेंशियल ईयर के टाइम पीरियड वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थे, ना हमारे यहाँ पे WTD है, ना यहाँ हमारे पे CFO है, और बोर्ड ने भी किसी को ऑथराइज नहीं करा। तो बोर्ड ने अगर किसी को ऑथराइज नहीं करा ना, तो बोर्ड खुद सारे ही डायरेक्टर्स, वर्ड क्या लिखा हुआ है? ऑल दी डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ही हो गया। BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सारे के सारे क्या होंगे? लायबल होंगे। और तुम्हें तो कम से कम देखना चाहिए था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का 129 के अकॉर्डिंग टू कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तुम्हारी गलती है सर। आगे पढ़िए। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, ऑल सच पर्सन शैल बी लायबल टू, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? इम्प्रिजनमेंट अप टू कितनी? 1 ईयर। और मतलब फाइन या इम्प्रिजनमेंट, और फाइन, फाइन सेम है सर, उधर भी कितना था अपना? 50,000 से लेके 5 लाख तक, बट उसमें ना इम्प्रिजनमेंट नहीं थी। ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्लियर, जिसमें इम्प्रिजनमेंट भी लेके आया, और मे बी क्या लिखा हुआ है? बोथ। दैट डिपेंड्स कि आपके अगेंस्ट क्या डिसाइड होता है। मे बी शायद फाइन से ही काम चल जाए, क्लियर, या इम्प्रिजनमेंट हो, या मे बी बोथ हो, दोनों पावर अगले के पास, क्लियर। नेक्स्ट इज एग्जम्पशन। Section 129 shall not apply to government company engaged in defense production to the extent of application of relevant accounting standard on segment reporting if it has not committed any default। अब यहां में फिर वही आ गया सर, आपको ना जब भी कोई एग्जम्पशन दी जाएगी, यूजुअली ऐसे नहीं एग्जम्प्ट कर देंगे, कुछ कंडीशंस देके जाएंगे। अब यहां पे वो गवर्नमेंट कंपनीज, हर एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं, वो गवर्नमेंट कंपनीज जो एंगेज्ड हैं कौन से काम में? डिफेंस प्रोडक्शन में, क्लियर, डिफेंस के रिलेटेड जो मटेरियल बनाते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, वो गवर्नमेंट कंपनीज को हमने एग्जम्प्ट करा एंड इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन सेगमेंट रिपोर्टिंग, क्लियर, क्योंकि उनकी AS17, ये सेगमेंट रिपोर्टिंग के ऊपर ना AS17 क्या होता है? एप्लीकेबल होता है, क्लियर। तो उसके रिगार्डिंग टू, हाँ, बट आपका एनुअल फाइलिंग के अंदर कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एनुअल फाइलिंग का आपने क्या पढ़ा था? 92 एनुअल रिटर्न, 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करना विद द रजिस्ट्रार। ये डिफॉल्ट अगर नहीं होगा तो सच गवर्नमेंट कंपनी हु इज एंगेज्ड इन द डिफेंस प्रोडक्शन, इनको ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। 129 का कंप्लायंस इनके ऊपर नहीं है। ये अपनी जैसे बनाना चाहे एफएस बना सकते, क्लियर। इनके ऊपर तो अलग से ही रूल्स एप्लीकेबल होंगे सर, कंपनीज एक्ट का 129 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्लियर। यस प्लीज। पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये नया सेक्शन आया 129A, पहले ये नहीं था, अमेंडमेंट है। यस प्लीज पढ़िए। CG में रिक्वायर such classes of unlisted companies as may be prescribed to prepare the financial results of the company on such periodical basis and in such form as may be prescribed। सर यहाँ पे ना वर्ड आपको अगर क्लिक करे
अनलिस्टेड वर्ड ही क्यों यूज करा? क्योंकि लिस्टेड के केस में, लिस्टेड कंपनीज के केस में उनका तो वैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट निकलते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज, अरे जिनके शेयर्स ट्रेड होते हैं ना, क्लियर, जब भी इनके फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट, सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट, दैट मींस उनका तो पहले ही पीरियोडिकली चल रहा है। उनके केस में थोड़ी ये सेक्शन बनाया होगा। ये सेक्शन किन के लिए बनाया सर? अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, जिनके रिजल्ट्स साल साल बाद निकलते थे, एनुअल बेसिस पे निकलते थे। अब सीजी को अगर लगता है, रिक्वायर्ड है कि आपको भी क्वार्टरली रिजल्ट देने चाहिए या पीरियोडिकल, पीरियोडिकल कोई भी बेसिस में भी 6 मंथली हो, क्लियर, तो जैसा उनको सही लगेगा सर मे बी वो आपको ऑर्डर कर सकती है। बट लिस्टेड को थोड़ी कहेंगे, लिस्टेड पे तो पहले ऑलरेडी एप्लीकेबल है। क्लियर? यस प्लीज। टू प्रिपेयर, क्या लिखा हुआ था कि आप अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाएं सच पीरियोडिकल बेसिस पे, जैसा हम आपको बताएंगे, क्लियर, एंड इन सच फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। कुछ नहीं बता के क्या किस फॉर्म में, कब, कितने टाइम का, बट जैसा हम आपको बताएंगे वैसा आपको मेंटेन करना होगा। ओके, टू ऑब्टेन, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? To obtain approval of board of directors and complete audit or limit. अंडरलाइन द वर्ड LR, लिमिटेड रिव्यू। सर लिस्टेड के केस में, लिस्टेड के केस में ये कॉमन वर्ड, और जिनके जो उनके क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं ना, Q1 Q2 Q3 जितने भी रिजल्ट्स आते हैं, सब्जेक्ट टू लिमिटेड रिव्यू बाय द ऑडिटर। आप कहते नहीं जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं सर, उनमें सारा दिन सीए काम क्या करते रहते हैं। अब उन्होंने पर्टिकुलर सीए रखे भी हुए हैं, बिग 4 की सर्विसेज, पूरा पूरा साल वो उनका काम कर रहे हैं। पूरा साल क्या काम करेंगे? क्या सारा साल ऑडिट चलता रहता है क्या? यस, क्योंकि लिस्टेड के केस में, लिस्टेड कंपनीज के केस में जितनी भी होती हैं, उनका क्वार्टरली पहले तो रिजल्ट बनाना, फिर उसका रिव्यू करना, तो इनको पूरा साल वो वर्किंग चलती रहती है। एंड सेम पैटर्न, सेम पैटर्न जो लिस्टेड के ऊपर था ना, सिलेक्टेड क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, जिनको सीजी क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा, आपको भी उसी पैटर्न पे चलवाना होगा। क्लियर? कि आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल ले, प्लस इसका कंप्लीट ऑडिट करवाओ, या लिमिटेड रिव्यू कम से कम। लिमिटेड मतलब कई बार होता है कि सर आप क्वार्टरली है, अब क्वार्टरली का कंप्लीट ऑडिट मैं कैसे करूं? ये तो ड्यूरिंग द ईयर है, हो सकता है कि इसमें से कुछ डाटा चेंज हो। क्लियर? जैसे मान लो आज आपने कोई सामान सेल किया, नेक्स्ट मंथ उसकी रिटर्न आ गई, हो सकता है। क्लियर? तो ऐसे कर चल, कंप्लीट ऑडिट ना सही, कम से कम एक लिमिटेड रिव्यू तो करवा सकते हो। सीए से इसका एलआर करवाओ, लिमिटेड रिव्यू करवाओ, उसकी रिपोर्ट बना के दो कि ये कितना डाटा सही है। और सीजी अगर आपसे ये काम करवा रही है ना, तो किसी बेसिस पे ही करवा रही। क्लियर? पढ़िए आगे। ऑफ सच पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, एंड क्या लिखा हुआ है? फाइल अ कॉपी विद द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ कितने? 30 days of completion of the relevant period with such fees as may be prescribed। अब ये स्पेशली जो प्रोविजन डाली गई, सिर्फ किसके लिए डाली गई? अनलिस्टेड कंपनीज के केस में। क्लियर? प्राइवेट कंपनी नहीं है। अनलिस्टेड किसकी बात कर रहा है? पब्लिक कंपनीज की बात कर रहा है। पहली बात, लिस्टेड अनलिस्टेड होती ही कौन सी है? पब्लिक। क्लियर? प्राइवेट कंपनी के केस में इतना कोई झंझट नहीं है। तभी तो मोस्टली अपने जैसे लोग जो काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कहां से करते हैं? पहले प्राइवेट कंपनी से करते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के ऊपर बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो एप्लीकेबल होते ही नहीं, बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको करनी ही नहीं पड़ती। अब लेट इट बी, ये लगा लो सर अगर ये सेक्शन 129A आपके ऊपर एप्लीकेबल करवा दिया, फिर तो मैं लिस्ट ही ना करवा लूं। क्यों? जब कंप्लायंसेस तो वही करने लिस्टेड जैसे, फिर तो कम से कम हम नेशन वाइड टर्मिनल्स पे क्या हो जाएंगे? ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? जब काम तो वही करना है। तो सीजी ने ना सर अपने आप को पहले ही हर चीज की पावर्स ले रखी कि कल को अगर हमें लगा ना किसी बात को लेकर कि आपका जी एनुअल ऑडिट नहीं, आपका ना क्वार्टरली बेसिस पे होना चाहिए, आपकी भी, चाहे बेशक तुम लिस्टेड नहीं हो, तुम अनलिस्टेड हो, बट हमारे अकॉर्डिंग आपके ना पीरियोडिकल रिजल्ट रजिस्ट्रार के पास अपडेट होने चाहिए। तो ऐसे करो, आप अपना पीरियोडिकल बेसिस पे रिजल्ट्स बनाएं, बोर्ड की अप्रूवल लें, उसका सीए से आप अपने स्टैट ऑडिटर से लिमिटेड रिव्यू या कंप्लीट ऑडिट जो भी पॉसिबल है वो करवाकर इसकी एक कॉपी विद इन 30 days ऑफ द कंप्लीशन ऑफ रेलेवेंट पीरियड आप इसको क्या करवाएं? सबमिट करवाएं। क्लियर? अब ये देख लो सर, जितनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है,
जितने मतलब आपके ऊपर ये प्रोविजंस लगाते जा रहे हैं, कंपनी में कोई जल्दी जल्दी गलत काम कर भी कैसे लेगा? समझ रहे हो ना बात? तो इसीलिए सर डे बाय डे अब मोदी जी का जो विजन है ना, जी बोलना पड़ता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग है, तो अल्टीमेटली हम लोग वर्ड जो बोल रहे हैं, उनका जो विजन है ना, बहुत पहले से, लिटरली पहले से, अगर मैं कंपेयर करूं 2014 से अब तक, बहुत चीजें सुधरी भी हैं, स्पेशली इन फाइनेंशियल अकाउंट, स्पेशली इन सीए केसेस, हमारे प्रोफेशनल प्रैक्टिस में ही लगा लो, बहुत थिंग्स जो प्योरली चलती थी, कोई दिक्कत नहीं है, साइन कर दिए, जहां कर दिए, पैसे ले, फीस ले, ठीक है ना, मतलब कोई पूछने वाला नहीं था, कोई लिटरली आपके ऊपर सुपरविजन नहीं थी, वो सारे गलत काम क्या हो गए, बंद। अब कोई भी पर्सन, अब जैसे एक सिंपल सा केस बता रहा हूं, अपने केस में क्या है ना, अब मैं अगर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करूंगा, कोई भी मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, कोई सर्टिफिकेट बनाऊंगा, उसके ऊपर ना मेरा क्या लगेगा, यूडिन नंबर लगेगा, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो मेरी आईडी से क्या होगा, जनरेट होगा, मेरे मेंबरशिप नंबर से क्या होगा, जनरेट होगा, एंड हर डॉक्यूमेंट का अलग अलग नंबर होगा। क्लियर? अब ये यूडिन लगना, दैट मींस ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट साइंड बाय मी इज रजिस्टर्ड विद आईसीआई फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड प्लस वो जो नंबर लगा हुआ है ना, कल को कोई भी पर्सन, जैसे पहले ना सामने साइन कर दिए, पैसे ले लिए, कल को अगर कोई दिक्कत लग भी पड़ी, ठीक है ना, कोई मान लो पॉइंट लग भी गया कि आपने ये सर्टिफिकेट इशू कैसे किया, मैंने तो करा ही नहीं, मेरे तो साइन ही नहीं, कहता सर आपके साइन हो रखे हैं, मैं आपके करके दिखाऊं, सिंपल सी बात, कोई रिप्लाई नहीं था कि साइन है सर, फिर क्या हो गया, किसी ने कॉपी कर लिए होंगे, दुनिया बतेरी बैठी है, मैंने नहीं इशू करा सर, कहता जी आपके लेटर हेड पे है, आपके छुपा के दूं कि बाहर से जितने मर्जी प्रिंट करवा लो, इन चीजों में कोई रिप्लाई है क्या? बट उसके ऊपर आपका यूडिन नंबर लगे होना, जो कि आपकी पर्सनल आईडी से जनरेट होगा, सर ये तो फिर अब ऐसे तो नहीं नंबर आ गया होगा, ये तो आपने ही जनरेट किया होगा ना। अब सर वो डॉक्यूमेंट प्योरली क्या हो गया, लॉक हो गया, वो मेरी ओर से ही गया हुआ है, ये सर्टिफाइड है। पहले हम क्या करते थे, नॉर्मली यूजली जो प्रैक्टिस पहले चलती थी, क्लियर, कर दिया तो कर दिया, गलत है सही है कोई नहीं, तू पैसे पकड़, तू फीस ले, कल को अगर कुछ हो भी जाएगा मैं तो मुकर दूंगा, मैंने तो करा ही नहीं। अब कैसे मुकरोगे? अब वो सारी धीरे धीरे वो आइटम्स क्या हो गई, क्लीन हो गई ना। अभी भी अगर ये 5 साल और रह गए, नेक्स्ट आगे मतलब बहुत कुछ नया 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 कॉन्सेप्ट आएगा, लिटरली आएगा। सर देखो वर्ड पता क्या, हमारे इंडिया में कोई चीज सक्सेसफुल क्यों नहीं होती, बनती प्लानिंग अच्छी बनती है, प्लानिंग अच्छी बनती है, विजन अच्छा बनता है, उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी इंप्लीमेंटेशन सबसे खराब होती है। और वो खराब करने वाले कौन है, हम जैसे ही जो चेन का पार्ट। डीमोनेटाइजेशन आना जो इनकी फेलियर रही, वो फेलियर अपने कारण रही, मोदी जी की फेलियर थोड़ी है। ब्लैक मनी कर्व करने के लिए, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए, नॉर्मली 8 नवंबर 2016 से पहले हम नॉर्मली बात किया करते थे पढ़ाई के टाइम, जब पता लगता था, जब बड़े बड़े घोटाले पता लगते थे ना कि इतना इतना पैसा जा रहा है, यहां से ऐसा आ रहा है, तो अल्टीमेटली तब हम कहते थे यार ये ना ब्लैक मनी को खत्म करने का एक ही वे है, रातों रात नोट ही बंद कर दो, कल से पता लगे नए नोट चलेंगे, ये चलेंगे ही नहीं। वही हो गया 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे बोल पाया, किस बात के लिए, कि कल से ये नोट नहीं चलेंगे। एग्जीक्यूशन उसकी फेल हुई, प्लानिंग तो सही थी। वो अब उसमें फेलियर का कारण क्या था, जो उसकी इंप्लीमेंटेशन थी, जितने ब्रांच मैनेजर बैंक्स के जितने, जहां से पैसा आगे चेंज होना था या पता लगना था ना, वो सारा का सारा सिस्टम ही क्या कर दिया, उन्होंने खुद ही खराब कर दिया। वही बात है ना, अगर मैं करप्टेड नहीं हूं, नेक्स्ट आगे लोग तो करप्टेड है, समझ गए ना, लालच किसको नहीं है, हर पर्सन फंस जाता है कहीं ना कहीं। अभी भी एट प्रेजेंट आई थिंक सो साहिल सर ने आपके साथ डिस्कस भी किया होगा, टैक्स में क्रिप्टो के ऊपर 30% लगाया ना, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% इन्होंने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, और आरबीआई को बोला आप अपनी ई मनी बनाओ, आप अपनी काइंड ऑफ क्रिप्टो, क्रिप्टो तो कुछ नहीं है सर, क्लियर, क्रिप्टो तो लॉस का कारण है, आप अपनी बनाओ। और इस बार के बजट में आपने एक नया पॉइंट देखा, रिटर्न अपडेट करने का, प्रीवियस 2 साल की रिटर्न अपडेट करने का आपको टाइम दिया गया, क्लियर,
अब वो 2 साल का ही आपको टाइम क्यों दिया? क्योंकि सर ये क्रिप्टो ये बड़ी स्कीम से चलते हैं, स्कीम से चलते हैं, मौका दे रहे हैं। किस बात का मौका दे रहे हैं बता दो। उसमें वर्ड लिखा हुआ है इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्कीम। कुछ नहीं पूछेंगे, कहां से आया, कैसे आया, बताइए, टैक्स दीजिए, आपका 1 नंबर का पैसा। यही 2016 में डीमोनेटाइजेशन से पहले अप्रैल से लेके 30 जून तक 2016 तक स्कीम आई थी। मोदी जी ने कहा था, वो है ना लेट समझ में आती है अपने को, अगर समझने वाला पर्सन हो, उन्होंने 30 जून तक टाइम दिया था। भाई साहब 3 महीने की डिस्क्लोजर स्कीम चल रही है, जिसका उसमें पार्लियामेंट में मजाक भी बनाया गया था, फेयर एंड लवली स्कीम, काले पैसे को गोरा करें। क्लियर बनाई थी, राहुल गांधी ने स्पेशली बोला था वहां पे कि मोदी जी की स्कीम आई है फेयर एंड लवली स्कीम। समझ नहीं पाए, जबकि वो बहुत सही स्कीम थी। 3 महीने के अंदर तेरा जितना पैसा है ना, जितना पैसा है 40% दे। अब तेरे पास मान ले 8 करोड़ है, 10 करोड़ है, मान लो अपने मानने में क्या जाता है, 10 करोड़ अपने पास है, 10 में से 4 दे, 6 तेरा, 6 वाइट। पूछेंगे भी नहीं कहां से आया कहां से नहीं। फिर बाद में जब हम बुलाने पे आएंगे ना, फिर सब लेके जाएंगे, उल्टा जो बनेगा वो अलग से लेके जाएंगे। अब सेम ये केस अब चल रहा है क्रिप्टो का। अगर तुमने काम किया भी है, पैसे बनाए भी हैं, पैसे आए भी हैं, 2 साल की लास्ट ईयर की रिटर्न को अपडेट, नॉट फाइल, अपडेट करने का, जिसने फाइल कर रखी है अपडेट करने का हम टाइम देते हैं। आप अपनी लास्ट 2 साल की रिटर्न्स को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, खुद बताना चाहते हो बता दो, हम तो निकालेंगे, हम तो नोटिस भेजेंगे, फिर जिसने जितना काम करा है फिर हम बुलाएंगे, क्या फायदा। इसमें नहीं करना, इसमें अलाउड नहीं है आपको। क्रिप्टो के केस में सेम ईयर का इनकम है तो टैक्स दो, लॉस है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा एंड सेट ऑफ भी नहीं होगा। समझ गए ना? तो वही बात है सर, ये अब अपने तरीके से डील करेंगे। भनक उनको भी है कि इंडिया कहां से पैसे बना रहा है, पता उनको भी है कहां से लोग पैसे कमा रहे हैं, सब पता है। अब तब जब स्टार्टिंग में प्रोविजन आई कि 2 साल की रिटर्न अपडेट करने का टाइम दे रहे हैं, क्यों दे रहे होंगे भाई, कुछ तो पॉइंट होगा। देन जब एनालाइज करा कि अल्टीमेट ये 2 साल से ही क्रिप्टो का ज्यादा जोर चल रहा है, लोग बड़े कहते हैं जी हमने 10 लाख बना लिए, इतने लाख बना लिए, अब दे दो, अब टैक्स दे दो। नहीं दोगे तो रिकॉर्ड तो आएगा ही आएगा, पैन नंबर तो हर जगह ही लिंक है तुम्हारा। समझ गए ना? तो मतलब अब तो बहुत सिस्टम ये क्या करते जा रहे हैं, क्लीन करते जा रहे हैं। क्लियर? जितना क्लीन होता जाएगा सर, अल्टीमेट नेचुरली वो प्रोग्रेस की ओर ही लेके जाएगा हम। वही बात है सर, इंप्लीमेंटेशन में कमी है हमारे यहाँ पे। अगर वो चेन सुधर जाए ना, तो इसको भी अमेरिका बनते टाइम नहीं लगे। दिक्कत कहां आती है, प्लान करने वाला तो सही है, बट प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने वाले गलत है। आपा लोग ही नहीं साथ देते, सिंपल सी बात। या हमारे जैसे जो चेन में बैठे हैं वो साथ ही नहीं देते उस विजन को। क्यों? चेंज एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है हर पर्सन के लिए। अब आपका लिटरली जो एक पैटर्न चल रहा हो, रूटीन वर्क चल रहा हो, नेक्स्ट डे कह देंगे आपने ना इवनिंग में आना है। अब इवनिंग में सर मॉर्निंग क्लासेस लगते तो थी मिनट में सर, 1 मिनट में आप ऐसे हो जाओ। क्यों? चेंज इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट इजीली, बेसिकली। क्लियर? चलो कोई बात, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक टॉपिक छोटा सा, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। ये भी प्रोविजन, जैसे अपनी ये बात चली रही है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सेम यहां पे भी वो रेलेवेंस रखती है। सर क्या आपके जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स तो आपके ऑडिट हो चुके, इवन एफएस भी बन चुकी, क्या आपके अकाउंट्स को रीओपन करवाया जा सकता है ऑन, क्या लिखा हुआ है, कोर्ट्स और या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे? अब आप वर्ड कहोगे ट्रिब्यूनल का मीनिंग यहाँ पे क्या है? सर यहाँ पे ना हमारी मतलब अगर जुरिडिक्शन पावर्स की अगर हम बात करें, नॉट एवरी केस इज फर्स्टली पुट इन द कोर्ट। क्लियर? कोर्ट में आप ऐसे नहीं जा सकते। क्लियर? अब इन्होंने पावर्स को क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि कंपनी लॉ के जो मैटर्स होंगे, कंपनी लॉ के जितने भी मैटर्स होंगे, जितने भी केस होंगे, ये थोड़ी कि आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में चले गए या सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वहां पूछेंगे भी तुम्हें। वो क्या कहेंगे, सर आपका सर्कल अलग है। आपका सर्कल क्या है सर? अगर मान लो
लेट इट बी, जैसे मैं नॉर्मली बता रहा हूं, ये कंपनी है, कंपनी की जुरिडिक्शन किसके पास होती है, एंड आरओसी सारे किसके अंडर होते हैं, आरडी, रीजनल डायरेक्टर्स एरिया का, क्लियर। एंड इनके ऊपर कौन बैठा होता है, सीएलबी, सीएलबी मींस कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड के ऊपर कौन बैठा है, एनसीएलटी, एनसीएलटी मींस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एंड इनके भी ऊपर कौन बैठा है, एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, अपील करने के लिए। एंड लास्ट में फाइनली कौन बैठा है, सुप्रीम कोर्ट, एंड लास्ट में कौन बैठी है, सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट तो आपको निकाले दो, ये तो तुम्हारे सर्कल का पार्ट ही नहीं। तुम्हारा अगर केस जाएगा, कंपनी लॉ का मैटर जाएगा, वो इस रूट के थ्रू जाएगा, क्लियर। आप अपनी जो भी अपील करनी है, जो भी आपने मतलब फाइल लगानी है, कोई एप्लीकेशन देनी है, सर आप स्टार्ट कहां से करेंगे, या तो आरडी के पास जाओ, आरओसी के हाथ में होता तो इतना दूर जाना पड़ता क्या, क्लियर। किसके पास जाओ, आरडी के पास जाओ, या सीएलबी जो कंपनी लॉ बोर्ड होगा उनके पास जाइए, या एनसीएलटी, क्लियर, जो भी आपका सिस्टम है, जो भी लॉ के अंदर लिखा गया होगा। देन आफ्टर दैट अगर आप इनके ऑर्डर से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, देन यू कैन मेक अपील, आप अपनी अपील कर सकते हो इस रिगार्डिंग टू कि सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर गिवन बाय द एनसीएलटी, क्लियर। सो ये जो डिसाइड करेंगे, एंड स्टिल इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद नेकलेट आल्सो, क्लियर, देन यू मे प्रोसीड टू कहां पे, सुप्रीम कोर्ट, क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं कि सर क्या आपकी बुक्स को दोबारा कभी खुलवाया जा सकता है क्या, अगर कोर्ट ऑर्डर करे, ट्रिब्यूनल ऑर्डर करे। पहली बात तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगी क्यों, गड़बड़ होगी, और वो गड़बड़ मैं थोड़ी बताऊंगा कभी, मैं थोड़ी कहूंगा कि मेरी बुक्स में गड़बड़ है जो उसको दोबारा खुलवा लो, मैं तो नहीं कहूंगा। ये कौन कहेंगे, इनकम टैक्स वाले, कौन कहेंगे, सेबी वाले, सेक्रा वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कहेगी, समझ गए ना। तो ये उनको दिक्कत होएगी, उनको प्रॉब्लम होएगी कि इनकी बुक्स दोबारा ओपन करवाओ जी, हमें गलत मिला इसमें कुछ, पढ़ो। एन एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द, किसको, कोर्ट, यस, आगे, बाय, अच्छा कौन एप्लीकेशन देगा ये, इनके पास जाएगा कौन, सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, सीजी, पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद, और दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है, सेबी। अब देखो जी लिस्टेड कंपनी है, आपके केस में सेबी भी टांग फंसाएगी, नॉर्मल सी बात है, क्लियर, क्योंकि जहां वर्ड लिस्टेड आ गया, स्टॉक एक्सचेंज पे आपके शेयर्स लिस्टेड हैं, सेबी के कंप्लायंस तो आपको करनी होंगी। एंड ये मान लीजिए अल्टीमेट जितने एक्ट हैं, सेबी का अलग कंप्लायंस, कंपनीज एक्ट का अलग कंप्लायंस, एंड अगर कोई सेक्रा की प्रोविजन है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट, अगर उसकी है वो भी आपको अलग करवानी पड़ेंगी, क्लियर। एंड मेन तो कौन बैठा है, नंबर थर्ड, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इन्हीं को ज्यादा खुजली होती है, इन्हीं को होता है कि जाके तुम्हारी बुक्स खुलवाएं पहले तो, कि हमें लग रहा है जो उसमें फाल्सिफिकेशन है, ओके कोई नहीं। एनी अदर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी लीगली कोई नॉर्मल प्राइवेट बॉडी नहीं आ सकती, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी और अथॉरिटी, और एनी पर्सन कंसर्न, जो भी ये कंसर्न है, आप अपनी एप्लीकेशन कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को दी, क्लियर। आगे, एन ऑर्डर इज मेड बाय अ कोर्ट by a court or the tribunal to the effect that the relevant earlier accounts were prepared in a fraudulent manner. बिल्कुल सर, अगर आपको प्रूव हो गया ना, ऑर्डर हो गया किस बात का, कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहले बनाए हैं वो फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाए, कोई ना कोई फ्रॉड उसके अंदर क्या है, एग्जिस्ट करता है, और द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर, क्या लिखा हुआ है, मिसमैनेज्ड। तुम तो खुश हो रहे थे कि मेरा तो साल कंप्लीट हो गया, बुक्स बंद हो गई, लो जी बच गए, ना ना ना, दोबारा भी बुलावा आ सकता है। जैसे कल भी अपन ने पढ़ा था, इनकम टैक्स वाले तो 8 साल तक का नोटिस निकाल सकते हैं, क्लियर। बट तुम कह रहे हो अब तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद हो गए, क्या हो जाएगा, ना ना ना, 130 के अंदर ना कोर्ट या ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन डालूंगा और तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी ओपन करवा लूंगा, समझ गए ना। तो मतलब कंपनी तो ये सोचती है सुख शांति से मेरे 8 साल निकल जाए, उसके बाद कुछ नहीं होगा, क्लियर, क्योंकि उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तब तक आप शक के घेरे में हो सर, ये मत सोचो कि आपका केस नहीं लगेगा, क्लियर। द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज्ड ड्यूरिंग द, क्या लिखा हुआ है, रेलेवेंट पीरियड, बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण डाउट्स आर रेज्ड एज टू वेदर, किस बात का डाउट आ रहा है, कि जो तुमने एफएस बना के दी हैं वो रिलायबल भी है या नहीं। दो केस, पहला आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी हुई है, जो अर्लियर अकाउंट्स आपने बनाए हुए वो फ्रॉडलेंट मैनर में है, दूसरा
आपकी उस रेलेवेंट पीरियड में अफेयर्स ऑफ द कंपनी इतने मिसमैनेज थे, इतनी मिसमैनेजमेंट हमें फाइंड आउट हुई हैं कि अब हमें डाउट हो रहा है कि उस साल की जो एफएस तुमने बनाई है क्या वो रिलायबल है या नहीं। क्लियर? तो आगे बढ़िए। तो सर इस बेसिस पे ना अगर ये दो चीज प्रूव हो गई, दो में से कोई भी प्रूव हो गई, कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऑर्डर निकाल देगी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुलवा लो, जो देखना है जो चेक करना है करो। मैं साथ पढ़िए। बट सर बिफोर पासिंग एन ऑर्डर, ऐसे भी नहीं तुमने एप्लीकेशन दी, हाँ इनकम टैक्स वाले अपने सगे हैं, कोई बात नहीं दे दो नोटिस। नहीं सर, अगर तुमने कोई एप्लीकेशन भी दी, कुछ सवाल जवाब तुमसे भी किए जाएंगे कि आप किस बेसिस पे उनकी बुक्स खुलवाना चाहते हो, तुम्हारे पास क्या रीजन है। बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, क्या लिखा हुआ है, शैल गिव नोटिस टू, किनको, एंड शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशन। इकट्ठा ही पॉइंट बोल दिया, हम आपको नोटिस देंगे और आपकी रिप्रेजेंटेशंस को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, इफ एनी मेड बाय, किसके द्वारा, सीजी, सेबी, वही इनकम टैक्स, अदर स्टैट्यूटरी और एनी अदर पर्सन कंसर्न। नोटिस भेजेंगे, रिप्लाई दे क्यों उनकी बुक्स ओपन करवाना चाहते, कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई रीजन टू बिलीव, कुछ तो होगा। ये थोड़ी जस्ट एक आपने एप्लीकेशन दी और मैं आपको ऑर्डर पास कर दूंगा, मैं आपसे तो पहले पूछूंगा क्लियर कि आप क्यों करवाना चाहते हो जी। एंड अगर रीजन जस्टिफाइड है, वही बात ऊपर वाले पॉइंट कि वो रेलेवेंट ईयर की जो अर्लियर अकाउंट्स थे वो फ्रॉडुलेंट मैनर में थे, हाँ ये तो गलत करा, या अफेयर्स ऑफ द कंपनी जो थे मिसमैनेज थे, कि अब तुम्हें डाउट आ रहा है कि कंपनी की एफएस की रिलायबिलिटी के ऊपर, ठीक है कोई इशू नहीं है, आपको ऑर्डर दे दिया जाता है, आप उनके जो अकाउंट्स ओपन करवाना चाहते हो करवाओ, बट पहले आपसे भी सवाल जवाब होंगे। ये नहीं कि ये तो अपने ही बंदे हैं, सीजी, सेबी, इनकम टैक्स वाले, तो आपको तो अलाउ करूंगा ही करूंगा, नहीं सर, कोर्ट है, कोर्ट दोनों तरफ सुनकर चलेगी, नॉट वन साइड। क्लियर? नेक्स्ट इज नो रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर अ पीरियड। देखो आगे क्या, अर्लियर देन प्रीसीडिंग 8 फाइनेंशियल ईयर्स। कल आपको एक बताया था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये टाटा वालों का केस एक रिजेक्ट करा, इनकम टैक्स वाले उनकी 2 या 3-4 की बुक्स खुलवाना चाहते थे, कहते करवा ही नहीं सकते भाई, लॉ के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है, क्या लिखा हुआ है 130 के अंदर। एंड वैसे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करने का आपने ईयर ही कितने बताए थे, 8। इनकम टैक्स लॉ के अंदर भी लिखा हुआ है कि कितने असेसमेंट ईयर्स तक आप केस खोल सकते हो, 8। यहां पे भी क्लियर कर दिया, नो रीओपनिंग। ये रीओपनिंग ये 130 के अंदर ही जाना चाहते थे टाटा वालों के अगेंस्ट कि 130 के अंदर हम उनकी बुक्स ना रीओपन करवा ले, तो सुप्रीम कोर्ट ने याद करवा दिया पहले प्रोविजन पढ़कर आओ क्या लिखा हुआ है। होता है समटाइम्स जब जेन्युइन केस होते हैं ना, कई बार कोर्ट ये भी नहीं पता आपको उल्टा हो जाए, क्योंकि कोर्ट ने तो डिस्क्रिशन देखनी है ना, वो तो नेचुरल जस्टिस देखेगा कि वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जरूर नहीं होता कोर्ट लॉ को मानेगी ही मानेगी, नई जजमेंट जो पास हो जाती है ना वो भी कल से क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। समझ गया ना? तो पढ़िए, नो ऑर्डर शैल बी मेड बाय द ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू द पीरियड अर्लियर देन 8 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। सर इससे पीछे तो नहीं जाए, ओके। हाउएवर ये ले आ गया, हाउएवर वेयर अ डायरेक्शन हैज बीन इशूड बाय सीजी, और याद है 128 के अंदर हमने क्या कहा था, कुछ क्लास ऑफ कंपनीज जिनको सीजी लॉन्गर देन 8 इयर्स के लिए भी प्रेस्क्राइब कर सकती हैं कि आपको अपनी बुक्स 8 साल नहीं 12 साल मेंटेन करनी, वो जैसे जिनका इन्वेस्टिगेशन का केस था, तो जिनको कह रखा है तो सर उनका उतना टाइम पीरियड। अब मे बी सीजी ने आपको 8 नहीं आपको 12 साल कहा हुआ था, तो ये 8 की जगह ना वर्ड कितना पढ़ोगे, 12 पढ़ो। that the company shall keep the books of accounts for a period longer than कितना 8 years. The books of accounts may be ordered to be reopened within such longer period. Clear है? Usually 8, but अगर specifically आपको पहले से बता रखा है कि आपकी books of accounts 15 साल के लिए मेंटेन्ड होंगी, तो आपका सर वो 8 साल नहीं 15 साल तक भी आपका वो केस क्या हो सकता है, रीओपन हो सकता है। क्लियर? यस, रीकास्ट अकाउंट्स टू बी फाइनल। रीकास्ट मतलब जो रिवाइज्ड होंगे, अब तुम रिवाइज करवाओगे ना, इनकम टैक्स वाले आ तो गए, सेबी वाले आ तो गए, अब वो रिवीजन करवाएंगे उसके अंदर, तो जो भी रीकास्ट तुम करवाओगे, पढ़िए, द अकाउंट्स रिवाइज्ड और रीकास्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी क्या होंगे, फाइनल माने जाएंगे, नॉट प्रीवियस। हुआ क्लियर? सो
लॉ के पास पावर है। और ये सेक्शंस भी 130, 131 ये पहले स्टार्टिंग में नहीं आए थे, ये तकरीबन 2016 के अंदर ही जब डीमोनेटाइजेशन का केस हुआ था ना, तब ये सेक्शंस नोटिफाइड हुए थे। एंड तब याद है फाइनल्स के टाइम हमारे ये अमेंडमेंट का पार्ट था मेरी, अमेंडमेंट के टाइम ये दो सेक्शंस 130 और नीचे ये पड़ा 131, ये उस टाइम पे आए थे नए वाले। एंड तब से ये कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। तो सर हर लॉ का, हर प्रोविजन का एक बैकग्राउंड, कि वो क्यों प्रोविजन ऐसी लाए होंगे, आप उनके माइंड से सोचो। जब ये चीज पिक्चराइज करोगे ना, जब ये चीज आपको फैक्ट पिछले क्लियर होंगे, देन आप उसको रिलेट कर पाओगे। अदरवाइज तो प्रोसीजरल है सर, अदरवाइज तो प्रोसीजरल है और पढ़ने का पढ़ाने का फर्क है। यही मेन है कि सर आपको जब तक बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा ना कि ऐसी प्रोविजन बनी क्यों, तब तक वो चीज पढ़ने का फायदा नहीं। अब साथ में आप पिक्चराइज कर पा रहे हो, हाँ इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं या 8 साल से पुरानी बुक्स खुलवा रहे हैं, जब ये पिक्चराइज्ड होगा ना, आप याद रहेगी वो चीज आप लोगों को। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? सो 131 नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे जी, कंटिन्यू करेंगे। इसमें भी वैसे हेडिंग पढ़ सकते हो, क्या लिखा हुआ है, वॉलंटरी रिवीजन। ये आपा चाह रहे, वो करवा रहे थे, क्लियर, दैट मींस बाहर वाले करवा रहे थे, ये आपा खुद चाह रहे हैं। उनके आने से पहले अगर खुद को सुधारा जाए, एक मौका, जैसे आप अपडेटेड रिटर्न की बात कर रहे थे, तो एक जस्ट एफएस और बोर्ड रिपोर्ट में अगर आपको लगता है ना कि आपकी कोई गलती है और आप सुधारना चाहते हो, तो आप सुधार सकते हो। आप वॉलंटरली, आप अपनी अकॉर्डिंग टू रिवाइज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो यहीं से नेक्स्ट ऑन टॉपिक हम क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, क्लियर। बट टाइम टू टाइम इसको एक बार रिवाइज जरूर करते रहना, साइड बाय साइड। लास्ट में मैं तो रिवीजन करवाऊंगा जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके, बट स्टिल समटाइम्स लास्ट में जो रिवीजन होती है वो तो समरी काइंड ऑफ ही होती है। डिटेल्ड में जो पढ़ना है वो आपने लेक्चर डेली क्या करना है, रिवाइज करना ही करना है। ओके, ठीक है जी। सर इस चैप्टर से एचटीडी आएगी डायरेक्ट टू सॉफ्टवेयर।